हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सावन निस्फिल यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में 2007 से 2018-19 तक आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम यहाँ पर डिटेल वर्णन कर रहे हैं। और ये पार्ट 3 है। इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि रेलवे के ही विभिन्न एग्जाम में 2007 से 2018-19 तक पूछे गए सवालों में से है। दूसरी बात कि इससे पहले 2 लेक्चर आपका आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ही एग्ज़ाम के लिए है। तो अगर आपने उसे मिस किया, अगर आपने उसे नहीं देखा है, तब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसे देख लें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप यूट्यूब में जाइए। मेरा जो चैनल है वो है सावन निस्फिल। यहाँ पर आपको ये लोगो दिखेगा, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि श्रीलंका की पहली महिला पीएम कौन थी। तो श्रीलंका की जो पहली महिला पीएम थी वो थी सिरिमावो भंडारनायके। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बात इतना पे ख़त्म नहीं होता है। आप ध्यान रखिए कि जो महिला थी जिसका नाम था सिरिमावो भंडारनायके, ये ना केवल श्रीलंका की पहली महिला पीएम थी बल्कि पूरे विश्व के प्रथम महिला पीएम थी। तो अगर आपसे सवाल ऐसे भी अगर पूछा जाता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो भी आपका आंसर होगा सिरिमावो भंडारनायके। दूसरी बात, आप यह भी ध्यान रखें कि आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो किस देश से है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका। तो एक सवाल से आपका 3 सवाल हो गया। थोड़ा जान लेते हैं हम सिरिमावो भंडारनायके के बारे में। देखिए, श्रीलंका की पहली राजनेता सिरिमावो भंडारनायके श्रीलंका और विश्व की पहली महिला राष्ट्र अध्यक्ष थी। उन्होंने 3 बार 1960 से 1965, फिर 1970 से 1977 और फिर 1994 से फिर 2000 तक सिलोन और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और एक लंबे समय तक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी का नेतृत्व की। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका पार्टी कौन सा था, तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। तो कुल मिलाकर के विश्व की प्रथम महिला पीएम तो सिरिमावो भंडारनायके। श्रीलंका की पहली महिला पीएम सिरिमावो भंडारनायके। दुनिया में सबसे पहले महिला पीएम किस देश से है, तो श्रीलंका। श्रीलंका और श्रीलंका। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या कह सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो, तो मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला महान राजनेता का नाम बताइए। मतलब कोई एक ही ऐसे शख्स है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी बने और फिर राष्ट्रपति बने। हालांकि राष्ट्रपति ये कार्यवाहक थे, मतलब कुछ समय के लिए थे, लेकिन थे, ये तीनों पोस्ट पे थे। तो इसका जो आंसर होगा वो नन अदर देन मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। तो इसीलिए आप टिक कर दे ऑप्शन 1। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो था इसमें मैंने टिक करना शायद भूल गया, तो इसका आंसर होगा सिरिमावो भंडारनायके। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए आप कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला एक महान राजनेता था। उसका नाम क्या था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको कुछ अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया, ठीक है, और उन्हें के रूप में नामित किया। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, ये जो द्वीप है, तो इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो ब्रिटिश से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और बाद में उन्होंने इसका नाम दिया शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है, शहीद और स्वराज द्वीप। तो इसीलिए आपका जो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर कि शहीद और
स्वराज के रूप में। हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो था, इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्राप्त किया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आपको मालूम होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939-1945 तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया था, इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज के रूप में पुनर्निर्मित किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? देखिए, दर्रा से लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे सवाल में आते हैं, तो इसीलिए मैंने 3-4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें काफ़ी सारे दर्रा हैं। पहला स्टेट तो आपका जम्मू कश्मीर है। जैसे जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बारामूला दर्रा, जम्मू कश्मीर में ही काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा। तो ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये कहाँ पे फ्रेंड्स? जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरी बात आती है कि शिव किला दर्रा कहाँ है आपका? ठीक है, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। फिर रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। फिर आपको बात करेंगे उत्तराखंड में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ये मैं जितना करा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आए हुए ये सारे के सारे। तो जम्मू कश्मीर में तो सर आपको याद रखना है, आप जोजिला दर्रा को, पीर पंजाल दर्रा को, बारामूला दर्रा को, काराकोरम दर्रा को, बनिहाल दर्रा को, बुर्जिल दर्रा को किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, यह है लीपू लेक दर्रा। रेलवे में कई बार इन सभी से सवाल आए हुए हैं, ठीक है। और ना कि केवल रेलवे, बाकी हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं। बट यहाँ क्योंकि मैं बात सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ही एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बात करूँगा रेलवे के बारे में। तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो लीपू लेक दर्रा। अगर मैं बात करूँ सिक्किम का, तो जयलपला दर्रा, नाथुला दर्रा। अब देखिए सवाल क्या पूछा है आपसे कि जयलपला दर्रा और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो योर आंसर विल बी सिक्किम, सिक्किम और सिक्किम। तो इतने सारे दर्रे का मैंने नाम लिखाया आपसे। तो आप जब भी मेरा क्लास करें तो कॉपी ले करके बैठें और इन सभी चीज़ों को आप नोट करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जितने सारे रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जीएस का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? देखिए यह किया गया था आपका सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पर संघ लिखा गया है, संघ नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संघ, सोवियत संघ। थोड़ा सा इग्नोर करें आप थोड़ा सा मिस्टेक को। तो सोवियत संघ द्वारा जो है स्पुतनिक 1 वो 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 19, मैं आपके यहाँ पर डेट भी लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, 1957, 4 अक्टूबर 1957 को। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो राज्यसभा होते हैं ना, जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा, तो इसे कहा जाता है अपर हाउस। क्या कहते हैं? अपर हाउस। क्या कहते हैं? अपर हाउस। दूसरी बात, इसमें जो मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम वो हो सकते हैं 250। बट अगर मैं बात करूं 8%, अभी कितना है? 8%, तो अभी जो आपका है ये आपका है 245, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि इनके जो नेता जो चुने जाते हैं, मतलब इनके जो मेंबर जो चुने जाते हैं, देखिए लोकसभा में क्या होता है कि हम लोग वोट देते हैं, जनता खुद वोट दे करके चुनती है। यहाँ खुद क्या आपका जो प्रधानमंत्री है वो खुद क्या है? इस देश के जो प्रधानमंत्री है वो खुद एक सांसद है। लेकिन जो राज्यसभा होती है उसको जनता नहीं चुनती है, उसको कौन चुनता है? तो राज्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो सब उनको चुनते हैं। तो लेकिन 12 ऐसे सीट होते हैं, 12 ऐसे सीट होते हैं
12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जिनको जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं। तो 12 ऐसे मेंबर होते हैं, आपका आंसर होगा 12, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, कई बार रेलवे के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को तो नामित करते हैं, ठीक है, ये किस देश के संविधान से हमने ये चीज़ को लिया है? तो हमने इस चीज़ को लिया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से, तो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड या फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड के संविधान से हमने इस चीज़ को लिया है। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है। एक बहुत बार जो एग्जाम में आता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी आपका किससे लिया है? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल जो होगा, चुनाव किस तरह होगा, वो भी हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से। साथ ही साथ राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, तो यह भी हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से। एक चीज़ आपको और ये बात जानना है कि आखिर ये जो 12 जो मेंबर होते हैं, ये जो 12 जो मेंबर्स होते हैं, आखिर ये कौन होते हैं? तो ये हो सकते हैं आपका साहित्य के मेंबर, मतलब साहित्य से जुड़े हुए लोग, हो सकते हैं आपसे कला से जुड़े हुए लोग, कला विज्ञान से, हो सकते हैं समाज कोई सेवी हो, तो उन सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नामित कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए सचिन तेंदुलकर, ये खेल से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। जैसे मान के एग्जांपल लीजिए आप रेखा का, तो रेखा क्या किससे जुड़ा हुआ? कला से, वो एक एक्ट्रेस थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है। तो जो 12 जो मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, जो राष्ट्रपति नामित करेगा, वो जो लोग होते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं, वो चाहे तो साहित्य से जुड़े होते हैं, कला से जुड़े होते हैं, विज्ञान से जुड़े होते हैं, समाज सेवी होते हैं। तो इस तरह के फील्ड से लोग को जुड़े हुए लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह उस उपग्रह का नाम है जैव उपग्रह, जैव उपग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो उसका जो नाम है, देखिए इसका नाम जाने से पहले आप समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मतलब भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 11 के अनुसार वीटो पावर है। क्या नाम है? क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? तो 111। आप यह भी ध्यान रखें कि वीटो पावर जो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 111। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। तो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है? वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर में? देखिए बिल जो होता है ना, वो पास होने के लिए कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3। 2/3 मतलब क्या हो गया कि मान के चलो किसी हाउस में 300 लोग हैं, तो इसमें से 200 लोगों का सहमति होना चाहिए किसी बिल को पास होने में। जैसे मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। या फिर आप अगर संविधान में किसी तरह संशोधन करते हैं, यह देखा गया है आज़ादी के बाद 1947 के बाद कि काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। जैसा पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं 73वां संविधान संशोधन।
तो ये संशोधन जो किए गए हैं तो उसमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3, और 2/3 का मतलब 2/3। जैसे अगर 300 मेंबर है तो इसका हम निकालेंगे 2/3 तो कितना आएगा 200। लेकिन जो सामान्य बिल हैं, कुछ कुछ ऐसे बिल हैं जो सामान्य बिल हैं, तो उसके लिए मेजोरिटी चाहिए 50% + 1, 50% + 1। मान के चलो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। कोई बिल आया तो लोकसभा से इस बिल को भेजा जाता है कहाँ, राज्यसभा के पास। कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा के पास। राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं, देखिए राज्यसभा में मैंने बताया आपको कि फिलहाल 245 मेंबर हैं, तो 245 मेंबर में से 50% + 1, 50% का मतलब होता है आधा, और +1 उसमें आप जोड़ दीजिए। तो 245 मेंबर में अगर आप बात करें तो आप 246 मान लो इसको, तो 246 जब मानेंगे तो कितना आएगा 123, और 50% हो गया ये, क्योंकि 245 नहीं मानेगा भाई, उसमें अगर आप मानिएगा तो 122.5 होगा। अब आधा मेंबर तो कोई होता नहीं है, तो 123 हो गया, और +1 इसमें आप जोड़ दीजिए तो 124 मेंबर हो गया। 120 में तो इतने सारे मेंबर जो हैं 123, 124 मेंबर जो है, ये जब इसमें कोई बिल में जब सहमति अपना देंगे तो ये बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा। फिर अगर ये लोकसभा जाता है, ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी 50% + 1 मेजोरिटी चाहिए इस बिल को पास होने में। ये बिल पास हो गया, दोनों हाउस से बिल जब पास हो गया तो बिल जब तक कानून नहीं बना तब तक बिल कहलाता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, इस पर काफ़ी सारा विवाद भी छिड़ा है कि जो नागरिकता देने का जो बिल है, तो जब तक वो कानून नहीं बन गया तब तक कोई भी बिल वो बिल ही कहलाता है, और जब वो कानून बन जाता है तब वो बिल नहीं बल्कि विधेयक कहलाता है, तो वो एक्ट कहलाता है। तो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं कहते हैं हम लोग, अब क्या कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट कब, जब वो कानून बन जाएगा। कानून कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिए, राज्यसभा से पास हो गया 50% + 1, कोई भी बिल जो नॉर्मल बिल हो, लोकसभा से पास हो गया 50% + 1, दोनों हाउस से पास होने के बाद अब जाता है मामला कहाँ फंसता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये इनके पास राइट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके पास राइट है कि ये बिल को 3 काम यहाँ कर सकते हैं, चाहे तो साइन कर दें। अगर बिल को साइन कर दिए तो बिल को साइन करने के बाद वो क्या बन गया, कानून। जब वो कानून बन गया तो फिर उसको एक्ट कहा जाएगा, ना कि बिल, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा काम कर सकते हैं कि उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न मतलब फिर से भेज सकते हैं लोकसभा को या राज्यसभा को कि भैया ये बिल हमको सही नहीं लग रहा है, आप इससे फिर से आप इससे पुनर्विचार कीजिए। और तीसरा जो वो काम कर सकते हैं वो ये है कि उसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड मतलब कि हम, राष्ट्रपति कहेगा कि हम ये नहीं बताएंगे कि हम इसमें क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हम, ठीक है, हम आपको बता नहीं सकते हम क्या चाह रहे हैं। होल्ड करने मतलब क्या होता है कि उसको रोक कर रखना। अब ये कब तक रोक कर रखेंगे, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हो सकता है कि वो रोक कर रखे और प्रेसिडेंट पद से हट जाए बाद में, जैसे होता है ना, टर्म भी तो उसका है प्रेसिडेंट पद का। जैसे पहले थे प्रणब मुखर्जी, फिर आपका आगे रामनाथ कोविंद, तो आखिर हटे है ना, तो वो जब तक चाहे रोक कर रख सकते हैं। तो यहीं पर इस्तेमाल होता है क्या, वीटो पावर। तो वीटो पावर के अकॉर्डिंग वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करके होल्ड कर लेगा। होल्ड करने का मतलब ये होता है कि इस बिल के बारे में ना उन्होंने समर्थन दिया है ना उसके अगेंस्ट दिया है, मतलब ये बिल पास नहीं हुआ। और जब बिल को पास नहीं माना जाएगा तो फिर ये कानून नहीं बनेगा। तो बस इतना ही आपको समझना है कि यहाँ जहाँ होल्ड किया बस यही आपका इस्तेमाल हो गया क्या, वीटो पावर, मतलब वो बिल पास नहीं हुआ, यही होता है वीटो पावर। वीटो पावर को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 111 इसमें मेंशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तक वीटो पावर का इस्तेमाल केवल एक ही शख्स ने किया है, उसका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या नाम ऑप्शन है, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, और किस में किया था ये, तो इन्होंने पोस्टल बिल में किया था। यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि भारतीय डाकघर, पोस्टल जो आपका पोस्टल जो बिल होता है डाकघर से रिलेटेड, उसी पे इन्होंने अपना पॉकेट, इसको हम लोग वीटो पावर फिर पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4।
तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे आखिर हुआ प्लासी का युद्ध। ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1757 में, 1757 में। क्यों हुआ था इस चीज़ को समझिए। देखिए आपको मालूम है कि अंग्रेज़ को जो है जहांगीर ने कुछ राइट दिए थे कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है। पहला फैक्ट्री भी खोला गया 1600 में। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला गया तो अंग्रेज़ जो है अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ाते चला गया। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उस समय बंगाल के नवाब थे, इसका नाम था सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब क्या नाम था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, तो ये वहाँ के नवाब थे। अंग्रेज़ क्या किया कि दस्तक जो इसको दिया गया था, मतलब एक तरह के पास बिजनेस करने के लिए, उसका ही मिसयूज कर रहा था अंग्रेज लोग। फिर अंग्रेज लोग क्या किया कि जो कलकत्ता फैक्ट्री है उसमें इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी करना, बाहर से कुछ ग्राउंड से मतलब कुछ खड़ा कर देना कुछ, ताकि अंदर दिखे नहीं, ठीक है। अब बिना परमिशन के, क्योंकि उसमें नवाब कौन थे? बंगाल के सिराजुद्दौला, तो वो राजा थे तो उनसे परमिशन लेना चाहिए। बिना किसी परमिशन के उन्होंने क्या कर दिया? फोर्टिफिकेशन कर दिया। तो इससे बंगाल के नवाब गुस्सा गए, ठीक है। लेकिन अब जब इसको गुस्सा गए अंग्रेज, मतलब सिराजुद्दौला अंग्रेज से, तो सिराजुद्दौला क्या किया कि 146 अंग्रेज को, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाओं भी थी, तो इन सभी को एक रूम में लॉक कर दिया। और वो रूम बहुत खतरनाक था। सिराजुद्दौला को खुद नहीं मालूम था कि इस रूम में आगे चल के इतना भयानक कांड होगा। और तीसरा दिन के बाद जब रूम खोलकर देखा गया तो विश्वास करें कि 146 में से 143 लोग मर चुके थे। ये घटना जो है अंग्रेज को मतलब ये पचाया नहीं गया। अंग्रेज ने क्या कर दिया कि सीधा सीधी जंग का ऐलान कर दिया। तो यहाँ ध्यान रखें आप कि ये जो फिर लड़ाई जो हुआ, अंग्रेज ने मतलब जंग का ऐलान कर दिया। तो अंग्रेज की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर इंडिया में जो बंगाल में जो लड़ रहे थे सिराजुद्दौला, तो ये थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों में लड़ाई होती है। तो सिराजुद्दौला इतना पावरफुल थे कि इससे लड़ जाते, अंग्रेज से लड़ जाते। लेकिन हुआ क्या कि इनका अपना ही आर्मी जो है, आर्मी चीफ जो था, कमांडर एंड आर्मी चीफ, जिसका नाम था मीर जाफ़र, उन्होंने इसको धोखा दे दिया। अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव, तो इनके जो आर्मी चीफ थे, इसका नाम था मीर जाफ़र। तो इनको इन्होंने खरीद लिया। बोला कि अगर हम जीत जाते हैं तो तुमको हम बहुत बड़ा पोस्ट दे देंगे, तुमको हम गवर्नर का पोस्ट दे देंगे, ठीक है। तो आर्मी चीफ जो था मीर जाफ़र, उन्होंने अंग्रेजों का बात मान लिया। जब लड़ाई लड़ने गए तो सिराजुद्दौला पड़ गए अकेले, क्योंकि सारा जितना आर्मी था सब अंग्रेजों के ही तरफ हो गया। उस समय सिराजुद्दौला हार गए और तब जा करके इंडिया में जो ब्रिटिश था उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो कुल मिला करके आपका कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश जो प्लासी का युद्ध हुआ, पहली बात को आपको डेटा रखना है कि वो 1757 को। दूसरी बात, किसके बीच में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे। तो इन दोनों के बीच हुआ कब? वो 1757 को। अच्छा, इसमें क्या क्या कारण था मैंने बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो चीन की विशाल दीवार जो है, बहुत लंबा दीवार है, बहुत लंबा, कई सारे हॉलीवुड मूवी में उस चीन की दीवार को दिखाया गया है। तो इसके निर्माण का श्रेय आता है क्विन शी हुएंग को। तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। दूसरी बात ध्यान रखें कि ये जो राजा थे क्विन शी हुएंग, ये क्वीन वंश के संस्थापक थे और उन्होंने चीन का एकीकरण किया था। वह अपने लोक निर्माण कार्यों के लिए काफ़ी फेमस था और इन्हें चीन की दीवार बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो चीन के दीवार का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वीन शी हुएंग को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल वो ये है कि भारतीय संविधान की
किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? देखिए ये आपका पहली अनुसूची है। संघ राज्यों और राज्यों की सूची पहली अनुसूची में देखिए कुल मिलाकर के अभी जो अनुसूची है टोटल, ठीक है, तो कुल अनुसूची जो है अभी फ़िलहाल वो है 12। दूसरी बात, तो इसमें पहली अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में ये बात मेंशन किया गया है, मतलब लिस्ट दिया गया है कि भारत के राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले था 29 राज्य, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, तो इसलिए एक घट गया, अब हो गया आपका 28 राज्य। और पहले थे 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन क्योंकि लद्दाख और कश्मीर जो है आपका अलग हो गया है, 2 वहाँ जुड़ गया, तो अब है 28 और 9। पहले कितना थे? 29 और 7। ठीक है, तो इन सभी बार वर्णन किया गया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भारत को कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुसूची में कहा गया है? तो पहले अनुसूची में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखें, भारत को राज्यों का संघ पहले अनुसूची में कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आया होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर उत्तरा इस तरह से होगा, उत्तराखंड। अब हो गया सही, इसीलिए ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो 565। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या 565। ठीक है, किस राज्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए हुआ क्या था कि मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाट्य है। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कभी अगर सवाल को घुमा करके आ जाए तो विशाख दत्त। ठीक है, अच्छा किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति की इसमें इसके बारे में बताया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट सवाल ये है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा तो चांद बीबी होगा, लेकिन इसमें आपको और भी चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आपको रेलवे में ये पूछा जाता है कि चांद बेबी कहाँ की शासिका थी? तो ये अहमदनगर की शासिका थी। चांद बेबी अहमदनगर की शासिका थी। और अहमदनगर की शासिका मतलब चांद बेबी ने बादशाह अकबर का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। ना कि विरोध किया था बल्कि 1595 में अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा चांद बेबी। काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए कोयना बांध जो है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये कोयना नदी पर स्थित है। ध्यान रखिए कि बांध से लेकर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सवाल में आते हैं बार बार। सबसे पहले पूछा था आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो देखिए आप टी लिखिए, टी। तो टी क्या है? सबसे ऊंचा है कि नहीं है? सारे लेटर जो हैं उसमें टी आपका सबसे ऊंचा है, आप ऐसे कह सकते हो सबसे ऊंचा जा रहा है। तो टी से आपका हो गया टिहरी। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। दूसरी बात कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध। कहाँ पे है ये? महानदी में। तो हीराकुंड बांध आपका है महानदी में। और महानदी कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। तो ये भी आपको सवाल याद रखने हैं। हमारे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी के सभी रेलवे के विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो स्टेशन मास्टर का NTPC का हो या टिकट क्लर्क का हो, जितना सारा रेलवे के एग्जाम है सब में पूछा गया है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में आया है, तो मार्टिन कपूर। तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया ये किया है मार्टिन कपूर ने।
नेक्स्ट आते हैं हवा महल का निर्माण किसने किया। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने किया? तो हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया। किसने किया? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल है कहाँ पे स्थित? तो हवा महल आपका है जयपुर में। कहाँ है फ्रेंड? जयपुर में। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि हवा महल जो कि आपका जयपुर में स्थित है, जयपुर, इसका निर्माण किसने किया है? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब? अगर डेट पूछे तो ऐसी डेट पूछता नहीं है, लेकिन बट मैं फिर भी लिख देता हूँ 1799। ठीक है, तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है इसका निर्माण किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 में। अब ब्रह्म समाज से इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया और इसके बाद इन्होंने मानव कल्याण के लिए काफ़ी सारे काम किए, हिंदुओं के लिए काफ़ी सारे काम किए, उन्हें प्रोत्साहित किया। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इंडिया में जो सती सिस्टम जो ख़त्म हुआ, सती कस्टम, जो सती प्रथा ख़त्म हुआ है, वो भले ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया है, लेकिन इसी के प्रयासों से ख़त्म हुआ, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी सारा काम किया, तो इसे भारतीय नव जागृति का जनक कहा जाता है। किसे? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1828 में। काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया सवाल, सभी के सभी सवाल हॉट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोइचाला पास स्थित है? देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है, तो गोइचाला पास जो है ये सिक्किम में ही स्थित है और एक्चुअली ये हिमालय श्रेणी में है। ठीक है, तो हिमालय श्रेणी में है और ये पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में। तो इसका भी आंसर होगा सिक्किम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लियोनोव। ये जो है ये रूस से है, ये ध्यान रखना है कि ये रूस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आंग्ल सिख मतलब क्या हुआ? आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब सिख धर्म के लोग। तो देखिए, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था फर्स्ट, तो ये आपका हुआ था 1845 से 1846 में फर्स्ट। और दूसरा जो हुआ था मतलब सेकेंड, ये आपका हुआ था 1848 से 1849 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भगवान बाहुबली की मूर्ति जो जैनियों के धार्मिक गुरु हैं को के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। कहाँ पे है ये? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ? श्रवण बेलगोला में स्थित है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति, और ये जो है भगवान बाहुबली की मूर्ति के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? देखिए, गोलकुंडा किला जो है ये आपका तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना जो है भारत का ये आपका 29वां राज्य था, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है मतलब अब ये हो गया, तो अब ये क्या हो गया? अब ये 28वां राज्य हो गया है। ठीक है, तो तेलंगाना जो है ये गोलकुंडा किला तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण जो है ये कुतुब शाही राजवंश ने कराया था। ये भी ध्यान रखें कि वो गोलकुंडा किला जो है इसका निर्माण कुतुब शाही राजवंश के काल में हुआ था। तो ज़्यादा लेट न करते हो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? देखिए, यहाँ पर नहीं की बात किया जा रहा है। तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की करते थे, कबूतर की करते थे, स्वस्तिक की करते थे। तो
इन्होंने विष्णु की पूजा नहीं करते थे, भगवान विष्णु की। और इसमें क्या है कि जब खुदाई हुआ तो साक्ष्य में इन सारी बातों का पता चला कि वहाँ कबूतर की मूर्तियाँ होती थी, शिव की मूर्तियाँ होती थी। तो इन सभी का करते थे, बट विष्णु का नहीं करते थे। भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे उच्च प्राचीन न्यायालय जो है वो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या नाम है उसका? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, ये बना कब था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत बना था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हाईकोर्ट एक्ट 1861 ये इस कानून के तहत बना था। लेकिन बना कब था? तो ये बना था आपका 1 जुलाई 1862 में। तो हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत बना, ठीक है, इस कानून के तहत बना। लेकिन डेट बना कब एक्चुअली? 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, कहाँ बना? तो फोर्ट विलियम में। आज ये जो है पूरे मतलब भारत में जितने सारे हाई कोर्ट हैं उनमें सबसे पुराना कोर्ट आपका प्राचीन जो उच्च न्यायालय वो यही है, कलकत्ता हाई कोर्ट। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इसमें वेस्ट बंगाल जो है आपका पश्चिम बंगाल उसका अधिकार क्षेत्र आता है। मतलब वेस्ट बंगाल में कहीं भी कोई तरह की बात होगा तो उसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दूसरी बात, अंडमान और निकोबार है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये जो है इसका भी अधिकार क्षेत्र इसी कलकत्ता हाई कोर्ट में आता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि एक तो पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है, एक आपका पश्चिम बंगाल राज्य और दूसरा आपका अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो इन दोनों का जो अधिकार क्षेत्र अगर आता है, अंडमान निकोबार जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। तो इन दोनों में अगर किसी तरह का अगर बात होता है तो ये सुनवाई कहाँ जाएगा? कलकत्ता हाई कोर्ट तक। मतलब जहाँ तक हाई कोर्ट का पावर हो, अब क्योंकि कुछ बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट का पावर है तो वो अलग बात है, बट अगर हाई कोर्ट का हो तो ये दोनों जगह का मामला जा सकता है। एक बात आप और ध्यान रखें कि जब आपका महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गोवा हो गया, तो इन दोनों की जो सुनवाई होती है बम्बई कोर्ट में। कौन कोर्ट में? बम्बई कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट में। तो बम्बई हाई कोर्ट में केवल महाराष्ट्र सुनवाई नहीं होती है। जैसे जनरली क्या होता है कि किसी एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तो झारखंड में मात्र एक हाई कोर्ट है, रांची। कोई बिलोंग करता है बिहार से, तो बिहार में जो सुनवाई होता है पटना हाई कोर्ट में, वो बिहार का ही होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जहाँ पर एक से अधिक स्टेट की सुनवाई होती है, उनमें से आपका एक है बम्बई हाई कोर्ट। तो बम्बई हाई कोर्ट जो है इसमें दो जगह का अधिकार क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र और एक गोवा। ठीक है, हालांकि गोवा भी एक कंप्लीट स्टेट है, ये कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान भी आप रखना है कि सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसमें पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार इन दोनों जगह क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। मतलब किसी तरह बात होने में यहाँ पे सुनवाई हो सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि धूमकेतु की पूंछ किस दिशा की ओर संकेत करती है? देखिए, धूमकेतु की जो पूंछ है ये यहाँ सवाल पूछा गया है कि किस दिशा की ओर संकेत करती है, तो ये सूर्य से दूरी का संकेत करती है, सूर्य से दूरी की ओर। इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें किए हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जितने सारे दोस्त आपको इसे बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में, आप उन्हें बताइए, फेसबुक में शेयर कीजिए, जहाँ आपको करना है कीजिए, और इस चैनल को प्रमोट कीजिए। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं खुद SSC CPO क्वालिफाइड हूँ, बट मैंने इनिशिएटिव लिया कि भारत के गरीब बच्चों के लिए मैं कुछ बनाऊँ, कुछ बच्चों के लिए मैं कुछ वीडियो तैयार करूँ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ फिलहाल भी, हालांकि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाती है,
तो फिर मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने का, और मैं आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ। ये पार्ट 3, इसमें 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।